नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। लातेहार में एसीबी की कार्रवाई, गारू प्रखंड का अंचल अमीन 7,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। लातेहार जिला के गारू अंचल कार्यालय में पदस्थापित अंचल अमीन मुनिदेव सिंह को पलामू एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 7,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अंचल अमीन एक व्यक्ति से जमीन मापी के नाम पर रिश्वत ले रहा था। इस संबंध में पूछने पर एसडीएम विपिन दुबे ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से उन्हें अंचल अमीन की गिरफ्तारी की सूचना मिली है। दरअसल गारू प्रखंड क्षेत्र में रहने वाले विशाल कुमार को अपनी जमीन को ऑनलाइन करवाना था। इसके लिए सभी प्रकार के कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सरकारी शुल्क की रसीद भी कटवा ली थी, परंतु अंचल अमीन जमीन मापी के बदले लगातार रिश्वत की मांग कर रहे थे। काफी परेशान होकर सूचक में इसकी सूचना पलामू एंटी करप्शन ब्यूरो को दी और मदद की गुहार लगाई। शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने अपने स्तर से पूरे मामले की छानबीन की तो पता चला कि सूचक के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह सत्य है। अंचल अमीन के द्वारा कम से कम 7,000 रुपए रिश्वत की मांग की। इसके बाद एसीबी की टीम ने योजना बनाकर सूचक को 7,000 रुपए देकर अंचल अमीन के पास भेजा। अंचल अमीन ने जैसे ही रिश्वत के पैसे लिए वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अंचल अमीन की गिरफ्तारी की पुष्टि एसडीएम विपिन दुबे ने की है। बता दें कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। जमीन से संबंधित किसी भी कार्य के लिए बिना रिश्वत दिए काम होना काफी मुश्किल होता है। अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना भी लगातार आते रहती है और प्रशासनिक स्तर पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। इसके बावजूद अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। बता दें कि जिला में कई प्रखंडों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अमीन की नियुक्ति की गई है। रामगढ़ के चुटूपालू घाटी में दर्दनाक हादसा, ट्रक ड्राइवर की जलकर मौत। रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र अंतर्गत चुट्टूपालू घाटी एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हो गई। NH 33 रांची पटना मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में एक कंटेनर ने आगे चल रही गिट्टी लदे हाईवा को जोरदार टक्कर मार दी। तेज टक्कर से कंटेनर में तुरंत आग लग गई और चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और चालक जिंदा जल गया। घटना की सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग पुलिस और रामगढ़ थाना प्रभारी फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद NH 33 पर लंबा जाम लग गया और रांची पटना मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। आग बुझाने के बाद एक लेन को किसी तरह चालू कराया गया। पुलिस दो क्रेन लगाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने में जुटी है। NH 33 चुटूपालू घाटी में लगातार सड़क हादसा व मौत हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से सुरक्षा के ठोस इंतजाम नजर नहीं आते हैं। घटनास्थल पर पहुंचे रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी मिली थी। इसके बाद दो फायर ब्रिगेड की टीम को लाकर आग पर काबू पाया गया। आग बुझने के बाद केबिन के अंदर एक बुरी तरह अध जला हुआ शव देखा गया है। संभवतः कंटेनर का ड्राइवर का होगा। दुर्घटना के कारण सड़क जाम हो गया था। वन वे को चालू करवाकर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हटवाने का प्रयास किया जा रहा है और मृतक के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि घाटी में सड़क की बनावट और सुरक्षा प्रबंधन में गंभीर खामियां हैं। बार-बार हादसों के बावजूद NHAI सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित है। लोगों ने कहा कि क्या हर बार एक जान जाने का इंतजार किया जा रहा है? क्या इस बार NHAI जिम्मेदारी लेगा या फिर अगली दुर्घटना का इंतजार करेगा? बच्चा चोर की अफवाह में युवक की पिटाई, बोकारो पुलिस ने भीड़ से छुड़ाकर बचाई जान। बोकारो चास में बच्चा चोर की अफवाह जान पर भारी पड़ गई, जहां बच्चा चोरी के शक में एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। यह घटना बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र में जोधाडीह मोड़ के पास की है। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से युवक की जान बचाई गई। एक दिन पहले ही पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की थी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उस व्यक्ति को भीड़ से किसी तरह छुड़ाया और फिर अपने साथ थाने लेकर चली गई, मगर भीड़ किसी की बात नहीं सुन रही थी और लगातार बच्चा चोर को कड़ी से कड़ी सजा एवं फांसी की मांग करती रही। बोकारो में महिला सुरक्षा एवं बच्चा चोरी की घटना को लेकर लोगों के मन में एक प्रकार का भय बैठ गया है, जिसके कारण लोग उग्र होकर मारपीट की घटना पर उतारू हो जाते हैं। जिस प्रकार से भीड़ क्रूर होकर कानून अपने हाथ में ले रही है, ऐसे में किसी बड़ी अनहोनी घटना के होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। गिरिडीह में अलकापुरी में ट्रक ऑटो की भीषण टक्कर, एक की मौत, एक घायल। गिरिडीह में शुक्रवार की अहले सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पचंबा थाना क्षेत्र के अलकापुरी चौक के समीप ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो में सवार दो लोगों, प्रेमदास 35 वर्षीय, रतनपुरा हीरोडीह निवासी और छोटू राम देवरी थाना क्षेत्र के खरगड़ीहा देवपहरी निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक और ऑटो दोनों के चालक मौके से फरार
फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पचंबा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सदर अस्पताल भेजा, जहां प्रेमदास की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं छोटू राम इलाज के बाद अपने घर लौट गए हैं। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर पचंबा थाना ले गई है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर में फल व्यवसायी हत्याकांड का खुलासा, शूटर समेत 2 गिरफ्तार। जमशेदपुर फल कारोबारी कन्हैया यादव हत्याकांड में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुमित सिंह और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल भी बरामद कर ली है। वहीं मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे घटनाक्रम का विस्तृत खुलासा किया जाएगा। गौरतलब है कि शहर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में 11 फरवरी की सुबह अपराधियों ने फल व्यवसायी को गोली मार दी थी। घायल अवस्था में कन्हैया यादव को टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। बाइक सवार अपराधियों ने थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने गोलमुरी थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। देर रात तक धरने पर बैठे लोग अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हजारीबाग में सोते परिवारों पर टूटा हाथियों का कहर, 1 साल के मासूम समेत 6 की दर्दनाक मौत। हजारीबाग में गुरुवार की देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां हाथियों की झुंड ने 6 लोगों को कुचलकर मार डाला। मृतकों में 1 साल का मासूम बच्चा से लेकर 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल हैं। ये हादसा अंगो थाना क्षेत्र और चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव में रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच हुआ। जानकारी के अनुसार 5 हाथियों का झुंड अचानक गांव में घुस आया। उस समय सभी ग्रामीण अपने अपने घरों में सो रहे थे। हाथियों ने एक घर का गेट उखाड़ दिया और अंदर घुसकर सो रहे लोगों को बेरहमी से कुचल डाला। इस भयावह हमले में सुमन कुमारी 26 वर्ष, धनेश्वर राम 52 वर्ष, सूरज राम 50 वर्ष, सविता देवी 25 वर्ष, अनुराग राम और संजना कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का झुंड पिछले 1 महीने से क्षेत्र में विचरण कर रहा था। वन विभाग की ओर से समय समय पर अलर्ट जारी किए जा रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी को रोका नहीं जा सका। पूर्वी वन प्रमंडल के डीएफओ विकास कुमार उज्ज्वल ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इस दुखद घड़ी में पूरा वन विभाग पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है और नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रामगढ़ और गोमिया प्रखंड में भी हाथियों के हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले ही गोमिया में हाथियों के हमले में 5 लोगों की जान चली गई थी। लगातार बढ़ती घटनाओं ने वन विभाग की तैयारियों और सुरक्षा उपायों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची के मधुकम में बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की ब्रेक, प्रभावित परिवारों को मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल दहानी की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश से उन दर्जनों परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर प्रशासनिक कार्रवाई के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा था। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। इस दौरान रौनक कुमार, सरिता देवी और अन्य प्रभावितों की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखल दहानी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने इस पूरे मामले में प्रशासन से जवाब तलब करते हुए हेहल अंचल कार्यालय के अंचल अधिकारी को अपना पक्ष लिखित रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि जब तक मामले में अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक दखल दहानी की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। बता दें कि मधुकम इलाके में जमीन से जुड़े विवाद को लेकर पिछले दिनों प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके कारण कई परिवार बेघर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। कई घरों को प्रशासन द्वारा तोड़ा जा चुका है। इसी वजह से कई परिवार बेघर हो गए हैं। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब प्रभावित परिवारों ने राहत की सांस ली है। अब सभी की निगाहें अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां प्रशासन के जवाब के बाद ये तय होगा कि आगे की कार्रवाई किस दिशा में जाएगी।
रामगढ़ में कोयला व्यवसायी के घर पर फायरिंग मामले की जांच करने घटनास्थल पर पहुंचे एसपी। रामगढ़ में कोयला व्यवसायी समेत अन्य स्थानों पर हुई फायरिंग की घटना की जांच के लिए एसपी अजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कोयला व्यवसायी गजानन प्रसाद के आवास पर जाकर उनसे और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान एसपी ने घटना की विस्तृत जानकारी ली और मौके की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मामले की गहन जांच और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि पतरातू थाना क्षेत्र के सरैया टोला में बीते बुधवार की देर रात कोयला व्यवसायी गजानन प्रसाद और नीतीश साव के घर के बाहर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ 9 राउंड फायरिंग की थी। इसके बाद मौके से फरार हो गए थे। इस बीच प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी से जुड़े व्यक्ति ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। संगठन की ओर से जारी कथित बयान में कुछ लोगों को चेतावनी दी गई है। हालांकि इस संबंध में पुलिस ने अब तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संगठन द्वारा जिम्मेदारी लेने के दावे की जांच की जा रही है और सभी बिंदुओं पर तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। प्रशासन ने क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। हिमाचल प्रदेश की पुलिस का पलामू में छापा। महिला की हत्या से जुड़ा है मामला। हिमाचल प्रदेश में पलामू की महिला की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर पुलिस ने पलामू में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पलामू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पलामू की महिला की हिमाचल प्रदेश में हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया था। मृतक महिला की पहचान पलामू के पिपराटांड थाना क्षेत्र के नौडीहा बहेरा की रहने वाली गुड़िया देवी के रूप में हुई थी। गुड़िया देवी की हत्या का आरोप उसके पति और देवर पर लगा था। घटना के बाद हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर पुलिस ने पलामू पुलिस की मदद से पलामू के पिपराटांड और पांकी के इलाके में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने मृतका गुड़िया देवी के देवर को हिरासत में लिया है। दरअसल 10 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के सदर थाना क्षेत्र में दनोह कोसरिया गांव स्थित एक घर के सेप्टिक टैंक से गुड़िया देवी का शव बरामद किया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुड़िया देवी अपनी पति गोविंद चौहान और देवर के साथ हिमाचल प्रदेश में नौकरी करती थी। घटना के बाद गोविंद चौहान और उसका देवर पलामू स्थित अपनी पैतृक गांव लौट आए थे। गुड़िया देवी का भाई भी हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करता था। गुड़िया देवी के पिता ने अपने बेटे को फोन कर बताया कि गोविंद चौहान और गुड़िया नहीं लौटी हैं। इसके बाद पूरी जानकारी हिमाचल प्रदेश की पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सेप्टिक टैंक से गुड़िया देवी का शव बरामद किया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि 16 जनवरी को गुड़िया देवी की हत्या की गई थी और घटना को अंजाम देने के बाद सभी 19 जनवरी को पलामू लौट गए थे। पलामू एसपी रीश्मा हमेशन ने बताया कि हत्या के मामले में हिमाचल प्रदेश की पुलिस पलामू पहुंची है। पलामू पुलिस हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ में छापेमारी कर रही है। कार्यवाही के दौरान पुलिस को कई बिंदुओं पर जानकारी मिली है। रांची एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में अतिक्रमण बना बाधा, करीब 130 घरों को जमीन खाली करने का नोटिस। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की राह में अतिक्रमण बड़ी बाधा बन गया है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए चिन्हित जमीन पर बने घरों को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। संबंधित लोगों से जल्द जमीन खाली करने को कहा गया है ताकि विकास कार्यों में आ रही रुकावट दूर हो सके। एयरपोर्ट विस्तार के लिए राज्य सरकार ने 301 एकड़ जमीन 30 वर्षों की लीज पर उपलब्ध कराई थी। इसके बावजूद चिन्हित जमीन पर मंदिर समेत करीब 128 घर बने हुए हैं। यही वजह है कि विस्तारीकरण का काम निर्धारित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने जिला प्रशासन से जमीन जल्द खाली कराने का आग्रह किया है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही जमीन खाली होगी, लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। जमीन उपलब्ध होने के बाद कैट 2 लाइटिंग सिस्टम और पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण पूरा किया जा सकेगा। इन सुविधाओं के शुरू होने से कम दृश्यता में भी विमानों की लैंडिंग सुगम होगी और हवाई संचालन में तेजी आएगी। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार इस वर्ष कई विस्तार योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विस्तारीकरण के बाद सुरक्षा जांच काउंटर की संख्या 3 से बढ़ाकर 8 कर दी जाएगी। डिपार्चर एरिया 1 से बढ़ाकर 2 किए जाएंगे, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। इसके अलावा एयरलाइंस के लिए 22 नए काउंटर बनाए जाएंगे। वर्तमान में 16 काउंटर संचालित हो रहे हैं, जो बढ़कर 38 हो जाएंगे।
साथ ही एंट्री और एग्जिट के लिए एक की जगह 2 गेट संचालित करने की योजना पर काम जारी है। इससे यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी और भीड़-भाड़ कम होगी। बता दें 31 दिसंबर 2025 को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में एयरपोर्ट सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में विस्तार के लिए चिन्हित जमीन को जल्द उपलब्ध कराने का मुद्दा गंभीरता से उठाया गया था। बैठक में स्पष्ट कहा गया कि यदि जमीन समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई तो विकास कार्य प्रभावित होंगे। ऐसे में जिला प्रशासन पर आवश्यक कार्रवाई तेज करने और जमीन जल्द खाली कराने को लेकर दबाव बनाने का निर्णय लिया गया था। पलामू के मेदिनी नगर में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, बेलगाम ट्रक ने मारा धक्का। मेदिनी नगर के 6 मुहान के पास शुक्रवार को सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की पहचान लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के दुमी निवासी 65 वर्षीय अशोक कुमार पासवान के रूप में हुई है। अशोक कुमार पासवान मेदिनी नगर टाउन थाने के तिनकोनिया के पास एक होटल में काम करते थे और मेदिनी नगर में किराए के मकान में रहते थे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अशोक होटल जा रहे थे। इसी क्रम में गैस टंकी लदे ट्रक में अशोक को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मामले में ट्रक के चालक को हिरासत में लिया है और ट्रक को जब्त कर लिया है। टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है। मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला, हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये दिया निर्देश। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले से जुड़ी मीना कुमारी के वाद से संबंधित सभी याचिकाओं पर आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। ये मामला न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सूचीबद्ध था। सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया गया कि पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर SN पाठक ने वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थता जाहिर की है। इस स्थिति को देखते हुए उच्च न्यायालय ने प्रार्थी पक्ष और प्रतिवादी के अधिवक्ताओं को निर्देश दिया कि वे ऐसे पूर्व न्यायाधीशों के नाम सुझाएं जो वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हों। वादी के अधिवक्ता शेखर गुप्ता ने बताया कि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित पूर्व न्यायाधीशों से संपर्क कर उनकी सहमति प्राप्त की जाए और सहमति देने वाले नामों की सूची न्यायालय की समक्ष प्रस्तुत की जाए, जिससे ये तय किया जा सके कि मीना कुमारी वाद से जुड़ी वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कार्यभार किसे सौंपा जाए। अदालत ने इस उद्देश्य से मामले को अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी 2026 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। बता दें कि साल 2016 में हाई स्कूल शिक्षकों के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कुल 17,572 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन 23 फरवरी 2024 तक सिर्फ 8,171 पद ही भरा गया। इसी मामले में कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस SN पाठक के नेतृत्व में वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित कर 3 माह में जांच रिपोर्ट देने को कहा था। कमेटी की सिफारिश के आधार पर रिक्त पदों को रिट पिटिशनरों के द्वारा भरा जाना था। साथ ही कमेटी को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए सरकार को सिफारिश करना था। ये कहते हुए कोर्ट ने याचिका को निष्पादित कर दिया था, लेकिन कमेटी का गठन नहीं हो सका। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कुमार के मामले में 425 अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने बताया था कि इस मामले में 377 अभ्यर्थियों ने योगदान दिया है। रैश ड्राइविंग और अपराध पर नकेल कसे थानेदार, थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी। राजधानी रांची में हाल के दिनों में तेज रफ्तार और वाहन चालकों के द्वारा लोगों को कुचलने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। इस तरह की वारदातों में न सिर्फ आम लोग घायल हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है, बल्कि पुलिस वाले भी निशाना बन रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने सभी थानेदारों को वाहनों के रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। रैश ड्राइविंग, स्टंटबाजी और हालिया आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रांची एसएसपी राकेश रंजन ने गुरुवार की रात अपने गोपनीय कार्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक यातायात के साथ साथ शहरी क्षेत्र के सभी थानों और ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख थाना प्रभारियों तथा संबंधित पुलिस उपाधीक्षकों ने हिस्सा लिया। बैठक में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने, रैश ड्राइविंग पर रोकथाम और हालिया अपराधों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में एसएसपी ने रैश ड्राइविंग एवं स्टंट ड्राइविंग पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हाल में घटित आपराधिक घटना
घटनाओं के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत समीक्षा भी की और विधि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। एसएसपी ने सभी थानेदारों को ये निर्देश दिया है कि वो अपने अपने थाना क्षेत्र में रात के समय गश्त पर रहें, खतरनाक चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की रफ्तार को कम करें। एसएसपी ने रात में अनियंत्रित और संदिग्ध वाहनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए सभी प्रमुख सड़कों पर स्लाइडर, जिगजैग रुकावटें और इंटरसेप्टर वाहन तैनात करने का आदेश दिया है। सुगम यातायात परिचालन सुनिश्चित करने के लिए थाना प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। गिरिडीह के पीरटांड पहुंचा 4 हाथियों का झुंड, ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड अंतर्गत सर्रा गांव से हाथियों का एक झुंड गिरिडीह वन क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। जानकारी के अनुसार 4 हाथियों का ये झुंड, जिसमें एक बच्चा हाथी भी शामिल है, आज सुबह तड़के करीब 4 बजे पीरटांड थाना क्षेत्र के अंगिया गांव में देखा गया। वर्तमान में हाथियों का झुंड बिशुनपुर पीरटांड थाना क्षेत्र के टोला धावाटांड स्थित जंगल में विचरण कर रहा है। इसको देखते हुए वन विभाग ने आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। वन विभाग द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि ग्रामीण बेवजह जंगल की ओर ना जाएं और रात व अहले सुबह अकेले बाहर निकलने से बचें। विभाग के अनुसार खेतों में फसल नहीं रहने के कारण हाथी भोजन की तलाश में शाम के बाद गांव की ओर आ सकते हैं और घरों पर हमला भी कर सकते हैं। वन विभाग ने ये भी बताया कि हाथियों को सुरक्षित रूप से बिशुनपुर, फतेहपुर, प्रतापपुर और पालगंज के रास्ते आगे बढ़ाने के लिए आज रात ऑपरेशन चलाया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई है कि हाथियों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर हाथी हिंसक हो सकते हैं। स्वयं सहायता समूह ऋण और मैया सम्मान योजना से बदली मेरी किंडो की जीवन की दिशा। सिमडेगा जिले की मेरी किंडो, ग्राम रायदेरा, पंचायत बागडेगा, प्रखंड केरसई की निवासी ने स्वयं सहायता समूह और सरकारी योजनाओं की मदद से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत की है। वर्ष 2017 में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के तहत संत मोनिका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें समूह सचिव का दायित्व सौंपा गया। इस भूमिका में मेरी किंडो ने समूह बैठकों का संचालन, बचत संकलन और अन्य गतिविधियों में निरंतर सक्रिय भूमिका निभाई। समूह से जुड़ने से पूर्व उनके परिवार की आय वर्षा आधारित धान की खेती और मजदूरी पर निर्भर थी, जिससे आर्थिक स्थिति अस्थिर थी। स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद उन्हें वित्तीय सहयोग के साथ साथ आजीविका विस्तार हेतु तकनीकी मार्गदर्शन भी मिला। वर्ष 2024-25 के रबी मौसम में मेरी किंडो ने समूह से 30,000 रुपए का ऋण लेकर कुएं आधारित सिंचाई सुविधा के माध्यम से पत्ता गोभी, टमाटर और आलू की खेती की। इस कृषि गतिविधि से उन्हें 85,900 रुपए की आय हुई। इसके अतिरिक्त उन्होंने बकरी पालन को अपनाकर 35,600 रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित की। कुल मिलाकर उन्होंने 1,21,500 रुपए की आय से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत की। मेरी किंडो को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब तक 34,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 25,000 रुपए को उन्होंने खेती और पशुपालन में पुनः निवेश किया। उनकी सफलता ने गांव के अन्य परिवारों को भी सब्जी खेती और पशुपालन जैसी आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। मेरी किंडो की 3 पुत्रियां हैं, जिनमें एक नर्स के रूप में कार्यरत है, जबकि 2 रांची में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। परिवार बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। JSLPS के तकनीकी और संस्थागत मार्गदर्शन, स्वयं सहायता समूह से जुड़ाव और सरकारी योजनाओं के सहयोग से आज मेरी किंडो का परिवार बहु-आय स्रोत पर आधारित सशक्त आजीविका की ओर अग्रसर है। धनबाद में गहरी नींद में था परिवार, चोरों ने घर में घुसकर 6 लाख के जेवरात व नकद चुराए। झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कतरास मोड़ के समीप एक घर में चोरों ने निशाना बनाया। चोर छत के रास्ते घर में घुसकर अलमारी का लॉकर तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। चोर छत के रास्ते घर में घुसे और खिड़की तोड़कर कमरे में घुसे और अलमारी का लॉकर तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मकान मालिक पप्पू पांडे देर रात बिहार के एक शादी समारोह से लौटे थे। थकान के कारण सभी सदस्य सो गए। इसी बीच देर रात चोर सुनियोजित तरीके से घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब परिवार के सदस्य जागे तो खिड़की टूटी हुई मिली और घर का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी का भी लॉकर टूटा हुआ था और जेवरात व नकदी गायब थे।
घटना के संबंध में पप्पू पांडे ने बताया कि चोर करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने, 2 लाख रुपए नकद, कपड़े और भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति समेत अन्य कीमती सामान ले गए हैं। घटना की सूचना झरिया पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक गंभीर हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति मालगाड़ी पर चढ़ गया और हाई वोल्टेज बिजली तार की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। घायल व्यक्ति की पहचान गांडेय थाना क्षेत्र के कछेल गांव निवासी 40 वर्षीय विनोद मिश्रा के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विनोद मिश्रा स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़ रहे थे। इसी दौरान वे ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार के संपर्क में आ गए, जिससे उन्हें जोरदार करंट लगा और वे झुलस गए। हादसे के बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। रेलवे पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता से उन्हें तुरंत नीचे उतारा गया और इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विनोद मिश्रा स्टेशन पर क्यों पहुंचे थे और उन्होंने मालगाड़ी पर चढ़ने का फैसला क्यों किया। परिजनों और रेलवे अधिकारियों ने इस मामले में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। इस घटना के बाद गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।